हाँ जी, डिस्कशन का आज नहीं करेंगे। नहीं, कल। आज नहीं, आज थोड़ा मेरे अंदर पढ़ने का उत्साह है। अभी कल करते हैं। तो हमने शुरू किया था और सर्कुलर मोशन में हमने डी थीटा के बारे में कुछ बातें की थी। हमने कहा था कि जब हम किसी वृत्तीय पथ पर किसी कोणीय विस्थापन को तय करते हैं तो वो चला गया कोणीय विस्थापन यदि किसी एक बड़े समयांतराल डेल्टा टी के लिए ज्ञात किया गया है तो उस स्थिति में जो डेल्टा थीटा है यानी कोणीय विस्थापन है वो क्या माना जाएगा? अदिश राशि माना जाएगा। किसी को लगता है कि सर इसमें मुझे बहुत दिमाग लगाना है, तो मैं कहूंगा कि सिर्फ आप इतना समझ लें कि इतना कह दें कि डेल्टा थीटा एक बड़ा कोणीय विस्थापन इसलिए अदिश होता है क्योंकि वो सदिश गुण धर्मों का पालन नहीं करता। उसके बाद हमने ये कहा था कि जब हम एक अल्प कोणीय विस्थापन, और उस अल्प की परिभाषा क्या थी? तो अल्प कोणीय विस्थापन की परिभाषा थी कि dt समय अंतराल में चला गया कोणीय विस्थापन डी थीटा। वो डी थीटा क्या रहेगा? एक सदिश राशि रहेगी। कारण इसका भी हम कुछ ऐसे ही देंगे कि ये सदिश गुणधर्मों का पूर्णतया पालन करता है। इसके बाद हमने ये भी बताया कि डी थीटा जिसको हमने कहा अपनी इच्छा से सदिश, तो उस सदिश को उसकी दिशा भी बतानी पड़ेगी। और उसको उसकी दिशा बताने के लिए हमने कहा कि यदि वो वामावर्ती दिशा में घूमता कण है तो डी थीटा की दिशा जो होगी वो तल के लंबवत, और केंद्र से निकलती तल के लंबवत बाहर की ओर हो जाएगी। और वहीं अगर वो दक्षिणावर्ती, दक्षिणावर्ती को हिंदी में क्या बोलेंगे बेटे? क्लॉकवाइज। और दक्षिणावर्ती अगर वो हुआ, क्लॉकवाइज अगर हुआ, तो तल के अंदर उस डी थीटा की दिशा होगी किसके अनुदिश? अक्ष के अनुदिश, तल के अंदर, केंद्र से पारित अक्ष वहां पर हम दिखाते हैं। यहां तक की हमने बातें की थी। इसके बाद शायद कुछ लिखा नहीं था। लिखा था आवर्तकाल। आवर्तकाल लिखा था। आवर्तकाल के लिए हम सीधी सी परिभाषा अगर देना चाहें तो साधारण सी बात है, एक पूर्ण चक्कर में लगा समय, जिसको हम किससे व्यक्त कराते हैं? कैपिटल टी से व्यक्त कराते हैं। उसके बाद कुछ लिखा था आवृत्ति। अगली हेडिंग डाल लो आप, आवृत्ति। आवृत्ति जिसे हम एन या एफ से व्यक्त कराते हैं बेटे। आवृत्ति का कुल मिलाकर मतलब यहां पर कुछ ऐसा होगा, आप लिखेंगे प्रति सेकंड दोलन, प्रति सेकंड चक्करों की संख्या, प्रति सेकंड चक्करों की संख्या, प्रति सेकंड चक्करों की संख्या। और इसमें हम लिख लेते हैं, इसमें बात समझते हैं कि जब हम यहां कहते हैं कि टी समय में कितने चक्कर? एक चक्कर। तो एकांक समय में कितने चक्कर? 1/t चक्कर। और एकांक समय में चक्करों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? आवृत्ति एन या एन। वो किसके बराबर हो जाएगा? 1/t के बराबर। दूसरी चीज, हम यहां पर इसी चीज को, आवृत्ति को ही व्यक्त करने के लिए
चक्कर प्रति सेकंड या चक्कर प्रति मिनट वाली टर्म को भी यूज करते हैं। चक्कर प्रति सेकंड इसको कहते हैं बेटे रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, और चक्कर प्रति मिनट का मतलब होता है रिवॉल्यूशंस पर मिनट। ये दोनों भी इसकी इकाइयां हैं। इस फॉर्मूले से अगर हम आवृत्ति की इकाई की बात करें तो वो इकाई क्या हो जाएगी बेटे, प्रति सेकंड, इसकी इकाई। और उसी की दूसरी इकाइयां हमने क्या बोला, चक्कर प्रति सेकंड या चक्कर प्रति मिनट, आरपीएस या आरपीएम। अब यहां पर एक इन दोनों के बीच में संबंध मुझे ज्ञात करना है कि कितने आरपीएस कितने आरपीएम के बराबर होता है। बताओ किधर कितना लिखूं, जैसे 60 आरपीएस बराबर 1 आरपीएम या ऐसा कुछ, 1 आरपीएम बराबर कितना कुछ, क्या हो जाएगा यहाँ पर, 60 आरपीएस बराबर 1 आरपीएम, ऐसा सही है मोहनलाल, सही है, बता भाई। अरे हाँ, हाँ सही है। तेरा नाम मैं भूल जाता हूँ यार, क्या है, प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश डालिए, सही लिखा है। गलत है तो सही क्या है, क्या बोलना चाहते हो, 1 आरपीएस बराबर 60 आरपीएम, कारण भाई अगर उसको गलत साबित करना है तो सही तो यही लिखना पड़ेगा, पर कारण क्या है। अगर साधारण तौर पे समझा जाए तो सीधी सी बात है बेटा, आरपीएस को आपने क्या समझा, चक्कर प्रति सेकंड। अगर 1 सेकंड प्रति सेकंड में 1 चक्कर होता है, हर सेकंड में कितना चक्कर, तो हर मिनट में होंगे कि नहीं होंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड बेटा, 60। और 1 सेकंड में कितना चक्कर हो जा रहा है, 1 सेकंड में कितना चक्कर हो जा रहा है, तो 1 मिनट में कुल मिलाकर 60 चक्कर हो ही जाने होंगे ना। तो ये रिलेशन यही सही है। ये गलत क्यों है, क्योंकि आप देखो कि 1 सेकंड में तो हम कितने चक्कर करा रहे हैं, और 1 मिनट में ऐसा कौन सा पंखा होता है भाई, सही बात। और ये जो कंफ्यूजन नजर आया, ये इसलिए नजर आया बेटे क्योंकि आपने यहां पर इस मिनट को सेकंड में गुणा करने के लिए क्या किया, यहीं पर ऊपर ही 60 से गुणा कर दिया, जबकि होता क्या है, जबकि होता क्या है बेटे, यहां पर ऐसा होता है चक्कर प्रति सेकंड। तो ये सेकंड और मिनट जो होते हैं वो कहां होते हैं, हर में। और इसीलिए जब सेकंड को मिनट में कन्वर्ट किया जाएगा तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखा जाएगा, 1/60 मिनट, नहीं क्या, तो चक्कर और सेकंड को 1/60 मिनट, तो ये 60 पलट कर ऊपर, तो चक्कर प्रति सेकंड बराबर 60 चक्कर प्रति मिनट। यही बात समझ में, ठीक है ना। तो मैथमेटिकली ऐसा अपन कर देते हैं। इसके बाद यहां पर एक इंपॉर्टेंट छोटी सी बात और आती है बेटा, काफी बार अपने को कोण देने के लिए, कोणों का मान बताने के लिए हमें यहां पर एक टर्म दी जाती है चक्कर, एन हो गई चक्करों की संख्या। अब इस चक्करों की संख्या से यदि मुझे थीटा कोण निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, एक चक्कर में कितना कोण, 2 पाई, 360 डिग्री, है ना। तो अगर एन चक्कर हो गए तो कुल कितने कोण, कुल कितना कोण हो जाएगा, उसी एन को किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 पाई से गुणा करना पड़ेगा, और ये कोण किस यूनिट में आ जाएगा, रेडियन, क्योंकि एक चक्कर में कितने रेडियन, 2 पाई रेडियन, तो एन चक्करों में कितने रेडियन, एन गुणा
2 पाई रेडियन और ये कोण आ जाएगा थीटा, यानी थीटा अगर निकालना है और वहां पर ये एन चक्करों की संख्या दी गई है, तो चक्करों की संख्या के रूप में अपने को उसे 2 पाई से गुणा कर लेना चाहिए। लिखते जाएंगे। ये जहां तक है शायद हमने लिख लिया था डी थीटा की दिशा जो होगी वो अ, उसके दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार। ठीक है, तो बड़े आगे यहां से। चलिए, अगली हेडिंग जो है वो है हमारी कोणीय वेग ओमेगा। लिख लिया सबने यहां तक? कोणीय वेग ओमेगा। बेटे जैसे हम वेग की बात करते हैं ना, वेग, तो वेग में हमने इतना बेसिक मैथ्स में पर्याप्त पढ़ा है कि वेग के लिए बात करते समय हम औसत वेग की भी बात करते थे और तात्क्षणिक वेग की भी बात करते थे। परिभाषाओं के आधार पर क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं औसत कोणीय वेग। इस कोणीय वेग को बताने के लिए हम इस चीज का यूज करते हैं और इसे पढ़ते क्या है बेटे? ओमेगा। ओमेगा, है ना? और ये औसत कोणीय वेग है। और औसत जब भी हम यहां पर किसी भी राशि के लिए बात करते हैं तो औसत का मतलब होता है किसी अंतराल में ढूंढी गई राशि। तो कोणीय वेग यहां पर वो हो जाएगा अंतराल कौन? डेल्टा टी। और उस डेल्टा टी समय में चला गया कोण डेल्टा थीटा। और यहां पर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी जो हो जाएगा उसे औसत कोणीय वेग ओमेगा एवरेज लिख दिया जाएगा। और हमने अभी आते से ही आज भी ये बात रिपीट की कि बेटे जब जब हम किसी समयांतराल में चले गए बड़े कोण की बात करेंगे तो ये कोण डेल्टा थीटा कैसा होगा? सदिश की अदिश। तो यहां से जब औसत कोणीय वेग निकल कर आएगा तो ये भी कैसी राशि पाई जाएगी बेटे? अदिश राशि पाई जाएगी। इसके बजाय अगर यहां पर हमें तात्क्षणिक तात्क्षणिक कोणीय वेग की बात करनी है तो तात्क्षणिक कोणीय वेग में हम क्या लिखते हैं बेटे? यहां पर डी टी, ऊपर डी। और हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि डी थीटा क्या है? सदिश राशि है। तो जो ओमेगा इंस्टेंटेनियस आएगा वो भी क्या आएगा? सदिश राशि आएगा। इकाई अगर मैं इसकी देखूं तो डेल्टा थीटा की इकाई क्या होती है बेटे? रेडियन पर सेकंड। तो इकाई में तो ये भी क्या होगा? रेडियन पर सेकंड। बस यहां पर अंतर दोनों के बीच में रहेगा कि वो अदिश और ये सदिश रहेगा। ठीक है मसला? अब फिर मैटर यहां पर आ जाता है कि दिशा क्या होगी। हमने कह तो दिया कि ये तात्क्षणिक कोणीय वेग एक सदिश राशि है, इसकी दिशा क्या होगी? तो दिशा के लिए वापस से हम यहां पर आ जाते हैं। गौर से देखिएगा कि चूंकि हमने देखा कि जो भी यहां ओमेगा की दिशा है वो किसके अनुदिश है बेटा? डी थीटा के अनुदिश। तो सीधी सीधी सी बात हो जाएगी कि ओमेगा तात्क्षणिक, इसमें लिखिएगा अगर आपने यहां तक लिख लिया होगा, उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा, तो नोट लगाकर इसमें लिख लीजिएगा, नोट लगाकर लिख लीजिएगा तात्क्षणिक कोणीय वेग की दिशा, तात्क्षणिक कोणीय वेग की दिशा, तात्क्षणिक कोणीय वेग की दिशा डी थीटा के अनुदिश होती है। तात्क्षणिक कोणीय वेग की दिशा डी थीटा के अनुदिश
होती है। और डी थीटा के अनुदिश से क्या मतलब है, हमने कल बात भी की थी कि जब यहां पर ये केंद्र से इस प्रकार से, ये कौन सी दिशा है बेटे, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज अगर दिशा है तो हमने यहां पर लिख लिया था कुछ इस प्रकार से ए सी डब्ल्यू, यानी एंटी क्लॉकवाइज। और इस एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जो डी थीटा की दिशा है वो कैसी थी, ये कुछ ऐसा, तल के लंबवत बाहर की ओर। तो डी थीटा व ओमेगा की दिशा कुछ ऐसा। और वहीं अगर ये चीज कुछ ऐसी हो जाती, जिसको अपन क्या कहते थे बेटे, क्लॉकवाइज, तो यही किससे व्यक्त किया जाता, क्रॉस से, और ये दिशा किधर हो जाती, नीचे। ये ओमेगा की भी होती और डी थीटा की भी। तल के लंबवत अंदर की ओर। क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त। और एक चीज देखें ध्यान से, कि जब हमने यहां पर क्लॉकवाइज यानी वामावर्ती घूमते किसी कण को किसी वृत्तीय पथ पर देखा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि वामावर्ती दिशा में यहां पर यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमते किसी कण को देखा वृत्तीय पथ पर, तो ये वृत्त का केंद्र O, और यहां पर वो कण घूम रहा है कुछ ऐसे। तो इसके इस स्पर्श रेखीय दिशा में हम किसे बताते हैं बेटे, इसके रेखीय वेग, वी सदिश बताते हैं स्पर्श रेखीय दिशा में। और यहां से इस कण को मिलाने वाली इस सदिश को क्या बोलते हैं बेटा, त्रिज्य सदिश। बहुत बढ़िया, त्रिज्य सदिश। तो हम जानते हैं, हम पिछली पुरानी बातों में भी कई बार ये कहे हैं कि जो त्रिज्य दिशा होती है और स्पर्श रेखीय दिशा होती है, ये उस तल में एक दूसरे के लंबवत होती है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे के लंबवत होती है। और अभी हमने ये चीज और जाननी चाहिए कि जो कोणीय वेग ओमेगा है, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो कोणीय वेग ओमेगा किधर जाएगा बेटे, तल के लंबवत ऊपर की ओर। ये हो गया हमारा वृत्तीय तल। इस वृत्तीय तल में ये मैंने क्या बताया बेटा, वी, स्पर्श रेखीय वी। ये कौन है, आर। इनके बीच का कोण कितना है, 90। अभी यहां से यू कौन है, ओमेगा, इस तल के लंबवत। ये केंद्र है, मेरी कोहनी केंद्र हो गई, तो ये ओमेगा। और हम जानते हैं ये ओमेगा और आर एक दूसरे के, बोलो बेटे, ओमेगा ये रहा इस तल के लंबवत केंद्र से पारित अक्ष के अनुदिश, और ये हो गया आर इसके लंबवत, और आर इसके लंबवत है, हाँ के ना। अब मैं इस वेग सदिश को अगर ऐसे करके समांतर प्रतिस्थापित करके यहां ले आऊं, तो क्या ये वेग और ओमेगा भी लंबवत हो जाएगा, है ना। तो यहां से हमें क्या समझ में आता है कि इस प्रकार से देखे जाने पर ये वेग आर के लंबवत है, और ये आर इस ओमेगा के लंबवत है, और ये ओमेगा खुद इस वेग के भी लंबवत है। तो यहां से कुछ सवाल ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि बताइए, एक कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है जिसका रेखीय वेग v है, उसका त्रिज्य सदिश r है, उसका कोणीय वेग ओमेगा है, तो बताइए कि v डॉट r कितना होगा, r डॉट ओमेगा कितना होगा, v डॉट ओमेगा कितना होगा।
कितना होगा? 0। सबके सब 0। क्यों? क्योंकि हम जिन सदिशों की बात कर रहे हैं वो एक दूसरे से लंबवत है, और किन्हीं दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणन, कारण cos थीटा 90 डिग्री, है ना। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा 90 डिग्री। यही चीज अगर मैं इसको उल्टा घुमा दूं बेटे, तो इस संबंध में कोई परिवर्तन, मान लो मैं इस कण को यूं घुमा दूं तो वेग इधर हो जाएगा, पर वो रहेगा त्रिज्या के ओमेगा तल के नीचे चला जाएगा, पर वो रहेगा तल के लंबवत ही, यानी यहां लंबवत परिस्थितियों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये नोट करें। चलिए, तो छोटी छोटी सी बातें यहां पर कुछ अब यूं बनती है कि हमने सीखा है कि अगर हम तात्क्षणिक की बात कर रहे थे, तो तात्क्षणिक में आपने क्या देखा था बेटा? कि तात्क्षणिक में आपको डी थीटा बटे डी टी। इसका मतलब क्या होता है? तात्क्षणिक मान ज्ञात करने के लिए हम क्या क्या करते हैं? अवकलन। क्या करते हैं बेटे? कोई और हमारे पास साधन उपलब्ध नहीं होता। अगर मुझे यहाँ थीटा ज्ञात है और ओमेगा तात्क्षणिक पता करना है, तो हमारे पास एकमात्र उपाय है अवकलन। हाँ, एक और उपाय होता है कि अगर मुझे थीटा और टी के मध्य ग्राफ दे दिया जाए, तो मैं वो काम, अवकलन का काम, ढाल स्लोप से भी कर सकता हूं। पक्की बात। पर उस ग्राफ या उस थीटा के फलन के अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। जैसे मैं क्या कहना चाहता हूं, अपनी बात को आगे लेके चलता हूं। मैं कहता हूं कि अगर मुझे ओमेगा टी और एन में संबंध ज्ञात करना है, मैं फिलहाल यहाँ पर तात्क्षणिक की बात ना करके औसत परिमाणों और या औसत सवालों पर बात करना चाहता हूँ। और मैं यहाँ से कहता हूँ कि ओमेगा को क्या लिखा जाएगा? तो कोई भी औसत कोणीय वेग कैसे लिखा जाता है? कुल चला गया कोण बटे कुल समय। यही होता है, जिसको हम थोड़ी देर पहले क्या लिखे थे? डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। मैंने फिलहाल यहाँ से थीटा बटे टी भी लिख दिया, और यहां से मैं लिख भी सकता हूँ थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी। ऐसा कब होगा बेटे? जब ओमेगा कांस्टेंट होगा। हाँ कि ना? हम जानते हैं ना, नियत चाल से चलते कण के लिए दूरी निकालने के लिए चाल गुणा समय, चाल गुणा, पर वो तब लगता है जब, सिर्फ जब हमारी चाल नियत हो। तो बिल्कुल वही स्थिति है। फिलहाल हम यहां पर आ जाते हैं, हमारी बात यहां से हम शुरू करते हैं कि ओमेगा बराबर थीटा बटे टी। इकाई अपने को पता है, रेडियन पर सेकेंड। और अब अगर मैं यहां से पूछूं, मैं यहां से आपसे पूछूं कि भाई अगर मेरे पास जो समय है, वो समय डेल्टा टी जो है, या टी जो है वो कैपिटल टी के बराबर है, तो मुझे बताइए कैपिटल टी समय क्या होता है? जितने समय में कण एक पूर्ण चक्कर कर लेता है, और पूर्ण चक्कर कर लेता है तो आप सब जानते हैं कि उस डेल्टा थीटा का मान कितना हो जाएगा? 2 पाई। तो हम यहां से इस ओमेगा और टी में क्या संबंध निकाल पाएंगे कि ओमेगा बराबर कोण की जगह क्या रख दिया, और समय की जगह कैपिटल टी। तो ओमेगा बराबर 2 पाई बाय टी। और थोड़ी देर पहले ही अभी अपन ने बात की थी कि 1/टी बराबर एन आवृत्ति। तो इस 1/टी को हम यहां से कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा
2πn, या चाहे तो इसे 2πf। मानते हैं? ठीक है, ये वाली चीज है यहाँ पर, इन्हें लिख लें जल्दी से। चले आगे। सवाल यहां पर है, सवाल कुछ इस प्रकार से है। आरपीएस समझते हैं? चक्कर प्रति, आरपीएम चक्कर प्रति मिनट। और हम चाहते हैं कि जो इस प्रकार से लिखी गई चीज है, आप इस चीज को लिखें किसमें? रेडियन प्रति सेकंड में। और कैसे लिखेंगे? इस पहले वाले में क्या करना है, गौर से देख लीजिएगा, सिंपल सी बात है, सड़ी सी बात है कि भैया ये 10 चक्कर प्रति सेकंड है, और मैं रेडियन प्रति सेकंड यानी क्या जानना चाहता हूं बेटे? ओमेगा। कितना कोण बटे कितना समय, ओमेगा बराबर कितना कोण बटे, तो कितने समय की बात कर रहे हैं? 1 सेकंड। 10 चक्कर प्रति सेकंड यानी 10 चक्कर 1 सेकंड में, तो समय यहां पर कितना हो गया? 1 सेकंड। उसमें कितने चक्कर? 10 चक्कर। और अगर 10 चक्कर हैं तो एक चक्कर को रेडियन में लिखने के लिए हमने क्या सीखा है? एक चक्कर को रेडियन में लिखने के लिए हमने यहां पर जहां भी लिखा है देख लेना, वो आपको पता है 2 पाई से गुणा करना है, और इतने में ही ये ऊपर किस में बदल जाएगा? रेडियन प्रति सेकंड। तो कितना आ जाएगा यहां से? 20 पाई रेडियन पर सेकंड। बोलो। 5 पाई बाई 3, सही बोल रहा है? 5 पाई बाई 3। यहां पर क्या कहा है? रेडियन प्रति सेकंड में बदलना है। कितनी देर में कितने चक्कर? प्रति मिनट में 50 चक्कर। तो हम यहां से जब ओमेगा लिखेंगे तो समय की जगह क्या लिखेंगे? प्रति मिनट। प्रति मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। देखो ना बेटा, मुझे सेकंड में लाना है, तो 1 मिनट यानी 60 सेकंड में कितने चक्कर? 50। और 50 चक्कर तो प्रति चक्कर 2 पाई रेडियन। जीरो से तो ऊपर कितना आ जाएगा? 5 पाई बाय 3 रेडियन
पर सेकंड। ठीक है, कन्वर्जन इजी आराम से हो जाएगा। आरपीएस रेडियन पर सेकंड, सॉरी रिवॉल्यूशन पर सेकंड, रिवॉल्यूशन पर मिनट का इजी कन्वर्जन अपना हो जाना चाहिए। बताओ। आसानी से पहले मिनट देख लो, मिनट मतलब 60, 60 सेकंड। फिर कितने चक्कर, और चक्कर देखा तो आपने ऊपर तो रेडियन में बदल दिया, नीचे मिनट को 60 लिखकर सेकंड में। सवाल लिखते हैं एक, लिखिएगा। एक कण वृत्तीय पथ पर, एक कण वृत्तीय पथ पर, एक कण वृत्तीय पथ पर 4 सेकंड में 20 चक्कर, 4 सेकंड में 20 चक्कर पूरे करता है। कोणीय चाल ज्ञात करो। पक्का। 10 पाई रेडियन पर सेकंड ऐसा आंसर आना चाहिए सबका। एक और सवाल।
पहले में π/30 रेडियन प्रति सेकंड, दूसरे वाले में π/38,000, 21,600 और π/1800। और जनता, पहले वाले को देख लेते। पहले वाला तो आसान है, सेकंड की सुई। मुझे इतना सा देखना है मैं कौन सा फॉर्मूला यहां इस्तेमाल करना चाहता हूं। मैंने थोड़ी देर पहले कुछ ऐसा लिखा था, आप उस पर गौर फरमाइएगा। मैंने थोड़ी सी देर पहले कुछ ऐसा लिखा था, ओमेगा बराबर। अब मुझे किसके लिए बात करनी है? सेकंड की सुई के लिए। तो सेकंड की सुई का मुझे क्या जानना है बेटे? आवर्तकाल। और सेकंड की सुई का आवर्तकाल, आवर्तकाल मतलब पूरा एक चक्कर घूमने में सेकंड की सुई कितनी देर लगाती है? 1 घंटा। तो 60 मिनट, 1 मिनट। तो ओमेगा बराबर 2 पाई, और भाई कह रहा है 1 मिनट। बिल्कुल सही बात है, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। तो जैसे ही यहां पर काटेंगे पीटेंगे, ये बच जाएगा π/30 रेडियन प्रति सेकंड। फिर अपना भाई बताएगा कि दूसरा मुझे किसके लिए लिखना है। घंटे की सुई के लिए फॉर्मूला वापस से मैं सेम लगा दूंगा, ओमेगा बराबर 2 π/t। मैं जानना चाहता हूं कि घंटे की सुई को एक पूर्ण चक्कर करने में कितना समय लगता है? 3600 सेकंड। 3600 सेकंड में 1 घंटा होता है। और 1 घंटे में घंटे की सुई पूरा चक्कर मेरी घड़ी में तो नहीं करती। कितनी देर में करती घंटे की सुई पूर्ण चक्कर? अरे भाई हम पूरा चक्कर करवाना चाहते हैं किस दी गई सुई को। और घंटे की सुई पूरा चक्कर करेगी, 12 से 12 पर आने में कितना देर लेगी? तो 1 घंटे से आप उसका ओमेगा नहीं निकालेंगे, क्योंकि आपने ऊपर क्या लिख दिया है बेटे? 2 पाई। और जैसे ही ऊपर 2 पाई लिख दिया है आप फंस चुके हैं, क्योंकि अब आपने ऊपर 2 पाई लिख दिया, यानी आपको पूरे चक्कर में लगा समय लिखना ही पड़ेगा, पूरा 360 डिग्री में। और 360 डिग्री में जो समय लगता है वो लगता है 12 घंटे। और प्रति घंटे कितने सेकंड? 3600 सेकंड। और ये ऊपर हो गया 2 पाई रेडियन, और नीचे 12 × 3600 करते ही सेकंड। अब इसे सॉल्व है ना। चले, कोई जहां भी अटके पूछ लेना। हम ऐसे नेचुरल फ्लो में चल रहे हैं, क्योंकि बहुत कोई बड़ी गणित अपन यूज नहीं कर रहे हैं। किसी को दिक्कत कहीं पे भी आए तो पूछ लीजिएगा आराम से। बढ़े आगे, सवाल लिखते हैं। एक कण एक कण अपने वृत्तीय पथ का एक कण अपने वृत्तीय पथ का एक चौथाई एक चौथाई 3 सेकंड में चलता है। 3 सेकंड में चलता है तथा अगला 3 चौथाई तथा अगला 3 चौथाई 5 सेकंड में चलता है। तो औसत कोणीय चाल ज्ञात करो। तो औसत कोणीय चाल ज्ञात करो। हो जाओ शुरू।
सही है। तो हमें यहाँ पर औसत कोणीय चाल के लिए एक बेहतरीन चीज हम यहां से जानते हैं, डेल्टा थीटा बटे डेल्टा। हमें यहां पर क्या दिया है कि पहले में कुछ चला, जैसे मैं घूमने के बजाय चलने से बात करता हूं तो आसानी से समझ आता है कि यहां से यहां इतना चला 3 सेकंड में, और फिर यहां से यहां इतना और चला अगले 5 सेकंड में। तो बेटे अगर कोई मुझसे कहे कि मुझे कुल कितना समय और कुल कितना चला की बात करनी हो, तो मैं इस अंतराल को ध्यान में रखूंगा और मुझे इन दोनों अंतरालों में चले गए कोणों को भी जोड़ना है और समयों को भी जोड़ना है। यहां मन में ऐसा किसी की डाउट तो नहीं आएगा ना कि सर जोड़ क्यों रहे हैं, घटा क्यों नहीं रहे? जोड़ना ही है ना बेटा। एक टुकड़ा अलग है जिसमें हम कुछ समय व्यतीत करके कुछ कोण चले हैं, एक अगला टुकड़ा अलग है जिसमें फिर से हमने कुछ समय वहां पर खर्च किया और कुछ कोण चले। तो पहले 3 सेकंड के समय में कितना कोण चले? एक चौथाई। एक चौथाई हो जाता है बेटे पाई/2 कोण। लिखना तो कोण ही है ना। तो एक चौथाई, परिधि पर एक चौथाई, केंद्र पर 90 डिग्री का कोण पारित बनाता है वहां पर। और अगले यहां पर 5 सेकंड में 3 पाई/2। अगर जोड़े इस एक चौथाई से एक 3/4 को, तो कुल मिलाकर ये बनता क्या है? एक पूर्ण चक्कर, जिसे हम क्या जानते हैं? 2 पाई। और ये नीचे 8 सेकंड पाई/। एक और लिखिए। लिखें, स्टार्ट करो। एक कण वृत्तीय पथ पर, एक कण वृत्तीय पथ पर पहले 5 सेकंड में 4 चक्कर, पहले 5 सेकंड में 4 चक्कर, वो उसके बाद, वह उसके बाद अगले 1 सेकंड में, अगले 1 सेकंड में 4 चक्कर घूमता है। ओमेगा एवरेज ज्ञात करो, ओमेगा एवरेज ज्ञात करो। सही काट, गलत काट रहे हैं। समय कितने कितने? पहले 5 सेकंड और फिर 1 सेकंड। तो 5 सेकंड में भी कितना यहां पर कोण चला? तो पहले 5 सेकंड में 4 चक्कर, हाँ के ना? तो मैंने 4 चक्कर को सटीक 4 × 2 पाई लिख दिया। फिर अगले 1 सेकंड में फिर से 4 चक्कर, तो 8 और 8 16 पाई/6, 8/3 पाई रेडियन पर सेकंड। एक और लिखें। एक कण
100 RPM 100 RPM से घूमता है तो 3 सेकंड में, तो 3 सेकंड में घूमा गया कोण ज्ञात करो। बोलिए। 10 पाई। सही। कैसे करेंगे, क्या किया पहले? ओमेगा निकाल लिया। पहले तो ओमेगा ही निकाला होगा ना। तो ओमेगा बराबर कितना हो गया? 100 RPM, है ना। तो 100 × 2 पाई/60, ये तो आ गया रेडियन प्रति, और थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी। सही। तो ये 2 0 से 2 0 3, तो ये ऊपर आ जाएगा 10 पाई/3 तो आ जाएगा 10 पाई रेडियन। कर सकते हैं। चलें आगे। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर समझाना चाहूंगा। आपने हमने एक बात सीखी कि ओमेगा की दिशा किसके अनुदिश? डी थीटा के अनुदिश। आपकी बात। यहाँ पर एक पंखा है और ये पंखे का स्विच है। यहाँ पंखा है, ये पंखे का साइड में कहीं पर स्विच है। और अब इस पंखे को हम जब ऑन करते हैं तो ये पंखा यूं घूमता है। कैसे? तो जब यहाँ पर जैसे मैं बटन ऑन करूंगा, मेरा सवाल ये है कि बटन ऑन करने पर जो पंखे के घूर्णन के साथ ओमेगा आएगा उसकी दिशा क्या आएगी? तल के लंबवत बाहर की। फिर से रिपीट करता हूँ। पंखा बंद है, स्टार्ट किया, बटन जैसे ही ऑन किया, स्विच ऑन करते से ही पंखा घूमने लगा, और पंखे के घूर्णन के साथ जो ओमेगा आया वो डी थीटा के अनुदिश आया। और डी थीटा कैसे आता है? दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से, यानी तल के लंबवत बाहर, क्योंकि हमारा पंखा यहाँ ऐसे घूमता है, वामावर्त। अब ये स्विच मैंने यहाँ पर बंद कर दिया। ओमेगा की दिशा बताइए। तल के लंबवत बाहर या अंदर? पक्का? क्योंकि पंखा अभी कैसे घूम रहा है, बंद होगा तो भी कैसे घूमेगा? दिशा नहीं बदली। क्या चीज है जो बदली? ऑन किया था तब, जब वो पंखा ऐसे घूमा तो घूमने की रफ्तार बदली, यानी ओमेगा की दिशा तो वही थी, परिमाण बढ़ता गया। फिर जैसे पंखा बंद किया परिमाण घटता गया और पुनः सदिश 0 हो गया। यानी वो घूमना शुरू करता है या घूमना बंद करता है, उससे ओमेगा की दिशा पर फर्क नहीं पड़ेगा। वो किस दिशा में घूमता है, ओमेगा इस पर निर्भर करता है। कि अगर वो वामावर्ती ही घूम रहा है, चाहे तेज या धीमे, अगर वो वामावर्ती ही घूम रहा है तो दिशा तल के बाहर, और अगर वो दक्षिणावर्ती घूमता पंखा होता तो वो तल के अंदर हो जाता। ठीक है? क्योंकि आगे मैं रिलेट करूंगा, तो यहाँ ये बात 100% समझ में आई ना, बिना किसी ऑब्जेक्शन के? ठीक है। चलिए हम आगे कुछ सवाल और बढ़ाते हैं। लास्ट सवाल अपन अपना कौन सा है? अपना 10 पाई वाला। ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कि जैसे मान लो
हमने कहा कि ओमेगा तात्क्षणिक, ओमेगा इंस्टेंटेनियस, जो कि एक सदिश राशि है, के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी थीटा बाय डी टी। अभी तक अपन ने सारे सवालों में क्या किया, औसत कोणीय वेग की बात की। अब अगर मैंने कहा कि तात्क्षणिक की बात करनी होगी, तो हमारे सामने समाधान सिर्फ इतना होगा कि थीटा दिया जाएगा और थीटा का क्या करवाया जाएगा बेटा, और उस अवकलन से अपने को क्या प्राप्त होगा, ओमेगा इंस्टेंट। है ना। जैसे सवालों पर आ जाते हैं, ये मैंने यहां पर किसी एक सवाल में बोल दिया, थीटा बराबर टी स्क्वायर प्लस 8t। इकाई क्या होगी इसकी बेटे, रेडियन। फिर पूछा हमने नंबर 1, टी बराबर 2 पर तात्क्षणिक ओमेगा। है ना। तो हमारा काम यहां से साधारण सा ये होना चाहिए कि अगर मुझे थीटा दिया है, टी बराबर 2 की बात की है, तो सबसे पहला तो मैं क्या कर दूं, अवकलन। जैसे ही अवकलन करूंगा मुझे क्या मिलेगा, ओमेगा का फलन। तो वो क्या आ जाएगा, ओमेगा बराबर 2t प्लस, अब किस समय में हम इंटरेस्टेड हैं, तो ओमेगा के इस फलन में टी का मान 2 रखने पर कितना आ जाएगा, 12 रेडियन प्रति सेकेंड। ये ज्ञात करो। कितना, 10। 10 वही बोल रहा हूं। ओमेगा एवरेज क्या लिखा जाएगा बेटे, डेल्टा थीटा बटे, डेल्टा थीटा को क्या लिखा जाएगा, थीटा टू माइनस अपॉन टी टू माइनस, यहां घटाना क्यों पड़ा। और एक सवाल था जिसमें मैंने जोड़ा था अंतरालों को, अंतर समझा सकते हो, यहां घटा क्यों रहा हूं। ये हो सकता है बहुत ऐसी बात हो जो अभी आपके दिमाग में ना चमके, पर जैसे सवाल को सॉल्व करेंगे चमकेगी। उसका मैं पहले ही निवारण कर देता हूं, आप मेरी बात को गौर से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। मेरा कहना यह है कि उस सवाल में ऐसा था कि मैंने कोई एक t1 समय अंतराल दिया था, और उसमें मैंने कहा था कि कण थीटा 1 चला है। फिर मैंने कहा कि एक t2 समय अंतराल है और उसमें कण, और फिर मैंने इस पूरे अंतराल का औसत ओमेगा पूछा। तो आपको क्या करना था, कुल कोण के लिए थीटा 1 और थीटा 2 को, और कुल समय के लिए t1 और t2 को जोड़ना था। इस प्रकार के सवालों में क्या होता है वो मैं समझाता हूं। इस प्रकार के सवालों में कहीं मूल बिंदु होता है, और किसी समय t1 पर वो कितना कोण यहां पर तय कर चुका होता है, और किसी समय t2 पर उसकी कोणीय स्थिति कितनी हो जाती है, थीटा 2। तो अगर मुझे अब इस अंतराल की बात करनी है, नहीं समझ में आई? इस अंतराल में कोण कितना चलेगा, थीटा 2 माइनस, क्योंकि थीटा 1 वो कोण है जो t1 समय पर ऑलरेडी चला हुआ है। हम जिस अंतराल की बात करते हैं वो शुरू कहां से होता है, t1 से। तो t1 से t2 में कितना चलूंगा, थीटा 2 माइनस, तो यहां घटाया जाएगा। बोलो। तो यहां पर हमें क्या समझ में आता है कि जब मैं इस दिए गए सवाल में t1 मतलब जीरो, टी वन मतलब जीरो, तो जीरो पर क्या ज्ञात करना चाहूंगा, थीटा 1। और जैसे ही जीरो यहां रखूंगा ये थीटा 1 कितना हो जाएगा, जीरो। फिर दूसरा समय कौन सा है, 2 सेकेंड।
तो 2 सेकंड पर भी मैं क्या ज्ञात करना चाहूंगा, थीटा टू। तो 2 सेकंड यहां रखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 और 16, और ऐसा करने पर मुझे क्या मिलेगा, तो मेरे हिसाब से कब जोड़ना है कब घटाना है ये डाउट नहीं होता है बेटा, वो सवाल की लैंग्वेज देखकर हम समझ जाते हैं। और इस प्रकार से मैथमेटिकल जब भी फलन होते हैं हमेशा हम क्या लगाते हैं, थीटा टू माइनस अपॉन टी टू माइनस, लिखा। पढ़ू आगे। पहले वाले का 6, क्योंकि कोणीय चाल निकालनी है प्रारंभिक, प्रारंभिक का मतलब ई बराबर 0। तो सबसे पहले अवकलन करें या टी का मान 0 रखें, अवकलन। क्योंकि पहले आपका काम ये होना चाहिए बेटे कि आप यहाँ पर इस थीटा का अवकलन करके ओमेगा निकाल ले, तो कितना आ जाएगा 2t+6। और अब इस ओमेगा के फलन में टी का मान क्या रख दें, 0। तो कितना आ जाएगा 6 रेडियन पर सेकेंड। उसी ओमेगा के फलन में टी का मान अब आपको क्या रखना है, 2। तो कितना आ जाएगा, 2 रखेंगे 10 रेडियन पर सेकेंड। अब अपने को पता लगाना है इस अंतराल t1 से t2 में ओमेगा एवरेज। और ओमेगा एवरेज के लिए क्या लिखा जाएगा बेटे, थीटा टू माइनस अपॉन टी टू माइनस T1 कितना है, 1। तो एक T1 पर आप पहले थीटा वन निकाल लें, T1 के मान 1 सेकंड पर थीटा 1। तो थीटा 1 यहां से आएगा ना बेटा, तो T1 का मान 1 सेकंड रखें सबसे पहले। तो कितना आ जाएगा, 1 और 6 7, ये आ जाएगा 3। नहीं, अरे इस फलन में T1 का मान 1 रखने पर थीटा 1 कितना आ गया, 2। और T2 दूसरा अंतराल कहां तक जाना है मुझे, 3 तक। और 3 रखने पर 9 15, 3 18, कितना हो जाएगा 20/2, 10 रेडियन पर सेकंड। कोई दुख,
आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग अपन लिखते हैं कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण। बढ़ा दो इसे आगे। कोणीय त्वरण अल्फा सदिश। बेटे कोणीय त्वरण क्या होगा, इसके लिए आप एक लाइन लिख लें। समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। समय के सापेक्ष कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। इसी में नीचे एक पॉइंट और लिख लें, यह भी अक्षीय सदिश है। यह भी अक्षीय सदिश है। यह भी अक्षीय सदिश है। और बातें यहां पर भी वैसे ही होंगी। दो, सबसे पहली औसत कोणीय त्वरण अल्फा एवरेज। और हमने क्या कहा, परिभाषा को अगर एक बार गौर से देखें तो ये लिखा हुआ है समय के सापेक्ष कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। तो समय के सापेक्ष और कोणीय वेग यानी डेल्टा ओमेगा। और कुल मिलाकर यहां इसे लिखा जाता है ओमेगा 2 सदिश माइनस ओमेगा 1 सदिश अपॉन डेल्टा टी। और यही चीज अगर यहां पर तात्क्षणिक, यही चीज अगर यहां पर तात्क्षणिक हो जाए तो क्या लिखा जाएगा बेटे, डी ओमेगा बटे डी टी। इकाई क्या हो जाएगी इसकी, रेडियन प्रति, रेडियन प्रति सेकंड। आपको एक चीज पता होगी कि जब हमारे पास x होता है तो उसका अवकलन करके हमें क्या मिलता है बेटा, और वेग का फिर से अवकलन करके क्या मिलता है, और वेग के अवकलन से हम कुछ ऐसे त्वरण a बराबर dv बाय dt कर, वैसे ही कोणीय वेग के अवकलन से मुझे अल्फा मिला। फिर आप एक चीज यहां पर ये जानते हैं कि जब वेग जो है वो स्थिति x का जब फलन होता है तो त्वरण के लिए क्या भी लगाते हैं बेटे, v dv बाय dx। तो बिल्कुल वही परिस्थिति मैं कहना चाहता हूं कि अगर यहां पर ये ओमेगा किसका फलन हो जाए बेटे, थीटा का फलन। अगर टी का फलन होगा तो सीधा सीधा टी के सापेक्ष अवकलन करना हम जानते हैं, पर अगर ये ओमेगा किसका फलन हो जाए, थीटा का फलन हो जाए, तो हम यहां से कुछ चीजें चेंज करते हैं, यानी हम एक छोटा सा जुगाड़ अपनाते हैं, यानी डी थीटा से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ऐसा करने से ये चीज क्या बन जाती है बेटे, ओमेगा। और फिर क्या बच जाता है, डी ओमेगा बटे डी। लिखे,
पढ़े। एक चीज यहां पर अपन ये भी जानते हैं, एक कार इस दिशा में जा रही है और उस कार का वेग है v। और इस दिशा में ही उस पे त्वरण है। तो स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? स्पीड, जिसको अपन हिंदी में कह देते हैं मंदन। स्पीडिंग डाउन। तो मेरी बात को गौर से सुनिएगा, समझिएगा। मैं कहना चाहता हूं कि बेटे यही एक पंखा जो हमारे पास था, और जब हमने उस पंखे का स्विच ऑन किया था तो उसने कैसे घूमना शुरू किया था? एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्ती। और मैंने पूछा था कि पता हो जब पंखे का स्विच ऑन करूंगा उसके ओमेगा की दिशा क्या होगी, तो आपने कहा था ओमेगा की दिशा होगी तल के लंबवत बाहर। मैंने पूछा था जब स्विच बंद कर दूंगा तो ओमेगा की दिशा क्या होगी, आपने कहा था तल के लंबवत बाहर ही। अब मुद्दा यह है, मैं पूछना चाहता हूं, आपने लिखा है कि अल्फा भी हमारा अक्षीय सदिश है, वो भी अक्ष के अनुदिश ही होता है। सवाल मेरा फिर से शुरू होता है, ध्यान से सुनिएगा। पंखा फिलहाल बंद है, स्विच मैंने ऑन किया है, पंखा वामावर्ती घूमता है, ओमेगा तल के लंबवत बाहर है, अल्फा किधर होगा? अल्फा किधर होगा? क्यों बाहर? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। क्योंकि जब हम पंखे को ऑन करते हैं तो ओमेगा धीरे 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 बढ़ता जाता है, हाँ कि ना? पंखा धीमे से शुरू होता है और ओमेगा बढ़ता जाता है। और अगर वो स्पीडिंग अप है तो स्पीडिंग अप की परिस्थिति में जिस दिशा में वी है उसी दिशा में, यानी जिस दिशा में ओमेगा है उसी दिशा में त्वरण भी होगा, उसी दिशा में अल्फा भी होगा, हाँ कि ना? अब स्विच हमने कर दिया बंद, अल्फा किधर है, ओमेगा किधर है, अल्फा किधर होगा? अल्फा किधर होगा? सोच लो। अंदर। पक्का? क्योंकि इस परिस्थिति में हम जानते हैं कि पंखा मंदन की अवस्था में है। मंदन का सीधा सीधा मतलब होता है वेग व त्वरण विपरीत दिशा में। स्पीड जब बढ़ती है तो हम उसको हिंदी में कहते हैं त्वरित गति, और त्वरित गति का मतलब होता है वेग और त्वरण समान दिशा में। मंदन का मतलब होता है वेग व त्वरण विपरीत दिशा में। जब त्वरण होगा तो स्पीड बढ़ेगी, जब मंदन होगा तो स्पीड घटेगी। मुझे दिशा दिखाई नहीं दे रही है, पर मुझे जब पंखे का बटन ऑफ किया है तो मुझे दिख रहा है कि उसकी गति धीमी हो रही है। घूम ऐसे ही रहा है और उसकी गति धीमी हो रही है, और धीमी होने के कारण मंदन, वेग अभी भी बाहर। समझ में आई बात? अब ये चाहो तो लिख लो ताकि रिलेट करना आसान रहेगा, है? ये थोड़ा सपोर्ट में लिख लेंगे ना तो अपने को रिलेट करना आसान रहेगा कि मंदन त्वरण कब कौन सी दिशा कैसी, तुरंत लिख लें। इधर वाला ये लिख लिया ना, ये
ये है हमारे कहने का मतलब कि अगर पंखा वामावर्ती ही घूम रहा है तो उसका ओमेगा तो तल के लंबवत बाहर की ओर ही है, पर स्पीडिंग अप हो रहा है तो अल्फा भी उसी के अनुदिश होगा। और वहीं उस सेम पंखे जो घूम वैसे ही रहा है उसका ओमेगा तल के लंबवत बाहर की ही ओर है, पर अगर उसकी स्पीडिंग डाउन है तो उस परिस्थिति में ये क्या हो गया भाई, तो उस परिस्थिति में हम यहां पर पाएंगे कि अल्फा नीचे। बढ़े आगे। इसका क्या मतलब होगा यदि अल्फा जीरो है, इसका क्या मतलब है कि ओमेगा, और ओमेगा कांस्टेंट होने का क्या मतलब है कि वो पंखा या वो कोई भी घूर्णन करती वस्तु ऐसी है जो प्रति सेकंड मतलब एक चक्कर को पूरा करने में मान लो 1 सेकंड लेती है, तो हमेशा 1 सेकंड ही लेती रहेगी। और इसी गति को हम यहां पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हिंदी में बिल्कुल सही, एक समान वृत्तीय गति। अब मुझे ये बताइए कि एक समान वृत्तीय गति है, ओमेगा नियत है, तो इस एक समान वृत्तीय गति की और क्या क्या चीजें ऐसी होती है जो हमें यहाँ पर याद रखनी है। एक तो ये समझ में आ गया, एक समान वृत्तीय गति मतलब अल्फा, ओमेगा, और उस कण की चाल। अरे नहीं समझे क्या, वेग का परिमाण, ये भी। अबे यार, कण कहाँ घूम रहा है, परिधि पर, परिधि पर घूमते कण की दिशा बदलेगी ना, दिशा बदलेगी कि नहीं बदलेगी, पर परिमाण, क्योंकि उसे पूरा चक्कर घूमने में जितना समय लगना चाहिए उतना ही लगेगा, फिक्स है ना वो समय। तो घूमते समय कुल दूरी 2 पाई आर, कुल दूरी, उसको चलने में लगा समय समान, तो उसकी कण की चाल समान होगी, यानी कण की चाल वेग का परिमाण भी कांस्टेंट पाया जाएगा। और जब अल्फा जीरो नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटे, उसे हम कहते हैं असमान वृत्तीय गति, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
बढ़े आगे। एक समान वृत्तीय गति में यहां पर हमें समझ में आ गया, अल्फा जीरो ओमेगा कांस्टेंट और कण की चाल v कांस्टेंट हो जाएगी। बात हमारी यहां पर हमें आगे बढ़ानी है कि जब असमान वृत्तीय गति अल्फा जीरो के बराबर ना हो। यहां से लिखा हो तो आगे बढ़ू मैं। तो अगला हमारा यहां पर है असमान वृत्तीय गति। यानी हम लिख सकते हैं अल्फा नॉट इक्वल्स टू जीरो। पर इसमें भी दो समस्याएं यहां पर है। अल्फा जीरो के बराबर ना होने में दो बातें होती है। पहली, अल्फा नियत। और अल्फा नियत होने में अब हम यहां पर जो चीज इस्तेमाल करेंगे वो होगी बेटे गति की समीकरण। पता है ना, त्वरण जब यहां पर अपने को जीरो के बराबर नहीं मिलता और त्वरण क्या मिलता है, कांस्टेंट, दो अलग चीजें हैं। कोई चीज जीरो के बराबर नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो नियत ही होगी। यानी कुल मिलाकर जीरो के बराबर नहीं है वो चीज कुछ भी हो सकती है। अब कुछ भी में वो अगर नियत हो जाती है तो हम क्या चीज यूज करेंगे, गति की समीकरण है। गति की समीकरण नंबर एक हम क्या लिखते हैं, अगर पहले में वो वाली लिख दो v बराबर u प्लस ए टी, तो यहां पर वृत्तीय में क्या हो जाएगी वही चीज, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यानी ओमेगा नॉट का मतलब क्या हो गया, प्रारंभिक कोणीय वेग। और ओमेगा क्या हो गया, किसी समय टी पर कोणीय वेग, यानी अंतिम कोणीय वेग आप उसे कह सकते हैं। दूसरी समीकरण सीधी लिख दो, थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तीसरी समीकरण ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। लग रहा है आइडिया, या उधर वाली समीकरण भी लिखूं। इसी के साथ यहां पर कुछ और फेमस इक्वेशंस भी होती है कि अल्फा नियत है तो हम यहां से थीटा ज्ञात करने के लिए कुछ ऐसा भी कर लेते हैं, या विस्थापन s ज्ञात करने के लिए u प्लस वी बाई टू इंटू, बिल्कुल वैसे ही यहां पर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाई टू इंटू। और एक और समीकरण यहां पर कुछ ऐसी रहती है जिसको कहते हैं एस एनथ, nवें सेकंड में तय की गई दूरी। nवें सेकंड में तय की गई दूरी का फॉर्मूला u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। तो यहां nवें सेकंड में चला गया कोण थीटा nth, ये हो जाएगा ओमेगा नॉट अल्फा बाई टू टू एन माइनस।
अच्छा ये पता है ना अपने को, इधर देखो, गौर से देखो कि जब थीटा का अवकलन करेंगे तो ओमेगा का फिर से अवकलन करेंगे तो अल्फा का समाकलन करेंगे तो ओमेगा का समाकलन करेंगे तो, पर आप जानते हैं समाकलन करते दौरान हम क्या लिखते हैं, लिमिट t1 से, तो हमें ओमेगा ना मिलकर क्या मिलेगा, ओमेगा टू माइनस, उसी को क्या कह देते हैं बेटा, तो यहां से अल्फा डी टी, टी1 से टी2 करने पर हमें क्या मिलता है, ओमेगा नहीं, डेल्टा ओमेगा। बिल्कुल वैसे ही ओमेगा डी टी, टी1 से टी2 करने पर क्या मिलता है, थीटा नहीं, डेल्टा थीटा। ठीक है, इसमें कोई आपत्ति किसी को? वो भी तो बेसिक मैथ्स में अपन ने ये थोड़ा सा अवकलन समाकलन के टाइम पर लिखा हुआ था, वहां एक बार आप देखना, पूरा प्रोसेस से अपन ने वो चीज लिख रखी है, और तो सीधा याद रखना ज्यादा बेहतर उपाय है। ठीक है, थैंक यू। ईएलपी 1 में क्वेश्चन 1 से 12 नहीं। हम्म, मेरा फोन भी काम नहीं कर रहा। ठीक है, मैं करता हूँ व्यवस्था टेलीग्राम पे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, ईएलपी 1 जो रहेगी उसमें 1 से 12 हार्ड कॉपी कल तक मिल जाएगी, मतलब उसका प्रिंट कल तक मिल जाएगा, आज टेलीग्राम पे देख लेना। ओके, थैंक यू।